नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय चुंगू, जो कि पनून कश्मीर के चेयरमैन हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर चुंगू। नमस्कार। अभी जो घटना हुई डांगरी में, जम्मू में, राजौरी के पास, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम कई सारी बातें सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि उन वीडीसीज को वापस एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी सुन रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो खड़े होके और खुले में ये बोल रही हैं कि सिविलियंस को आर्म करना बहुत ही खतरनाक है। और ये बात उन्होंने जुलाई 2019 में भी कही थी। तो ये क्या है घटना कि महबूबा मुफ्ती का क्या असर था कि जो सिविलियंस थे वो डिसआर्म कर दिए गए और अब वो उनको आर्म नहीं होने देना चाहती? देखिए, ये जिसको आप कहेंगे कि ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है जिहाद का, उसकी ये एक मेन एक उसका एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो टेररिज्म है, जो वायलेंस है, उसके सही आइडियोलॉजिकल स्वरूप को कहीं पे रिकॉग्नाइज किया जाए। एक दूसरा, वो नहीं चाहते हैं कि इस टेररिज्म का जो प्राइम टारगेट है उसको कहीं पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए। वो चाहते हैं कि ये मान लिया जाए कि भाई ये जो वहां पे वायलेंस होती है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है और इसका कोई लक्ष्य नहीं है इन टर्म्स ऑफ जिसको आप कहेंगे सोशल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। इसके टारगेट्स बड़े वेग हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसा चले। और तभी है कि क्योंकि कश्मीर में 96 में जब इलेक्शंस हुए उससे पहले ये प्रोसेस शुरू हो गई। ये प्रोसेस 1 साल चली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लीडिंग रोल प्ले किया, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, वो काउंटर इंसर्जेंसी अपने चरम पे थी और जो जिहाद का आंतरिक तंत्र था वो जबरदस्त प्रेशर में था, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने इस एसिमेट्रिक वॉर में, क्योंकि टेररिज्म एक एसिमेट्रिक वॉर है, यहां पे वायलेंस समाज के गर्भ में जन्म लेती है और समाज के गर्भ से ही उसको एक बंकर बना के, एक पिकेट बना के वो बाकी समाज पे वो घातक हमले करती है। ये बेसिकली एक एसिमेट्रिक वॉर है और इस एसिमेट्रिक वॉर में आपको, हम सब लोगों को, हमारे लीगल सिस्टम से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, सबको एडजस्ट करना पड़ता है अगर इसको डिफीट करना है। और इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशंस हैं, जब उनमें क्षमता आ जाती है, पहले तो उनकी सेंसिटिविटी और उनकी एजुकेशन होती है कि उनको खतरा कैसा है, और दूसरा उनमें आप कोई क्षमता बिल्ड करते हो कि भाई आप खुद फैसला करो, तो जो ये एसिमेट्री है इसके मुकाबले में एक नई एसिमेट्री आ जाती है, जो काउंटर इंसर्जेंसी आ गई। और 95 में जब काउंटर जो वहां के जिहादी अपरेटस हिजबुल मुजाहिदीन खास तौर से, वो जब पूरा मतलब इतना प्रेशर में आ गया कि लोग वहां से भाग के रेस्ट ऑफ इंडिया में, हमने सुना कि सेपरेटिस्ट रिजीम्स, टेररिस्ट रिजीम ने शरण ले ली, पूरे इंडिया में स्कैटर हो गए। और उस वक्त क्या हुआ था कि गवर्नर्स रूल कुछ पीरियड चल रहा था, तो ओवरग्राउंड जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जिसको मैं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के सेगमेंट्स, एक ओवरग्राउंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस सारी सेपरेटिज्म की रहे हैं। उनको लगा कि भैया हमारा पावर तो खत्म हो रहा है, हमारी मैनेवरेबिलिटी खत्म हो रही है, दिल्ली में हमारी जो पैठ है वो खत्म हो रही है। तो उस वक्त फैसला उन्होंने किया कि भाई किसी तरीके से, किसी बहाने से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वापस लाना है। भारत सरकार को लगा कि उन्होंने खुद डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नहीं, ये कॉन्सेंसस था, सेपरेटिस्ट क्लास में कॉन्सेंसस था 96 में, किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस लाना है और अंदर की आंतरिक व्यवस्था पे फिर से कब्जा करके विघटन की प्रक्रिया को जन्म देना है। और प्राइम टारगेट था उस वक्त, मिलिट्री टारगेट इस सारे ऑपरेशन का था कि काउंटर इंसर्जेंट्स को खत्म करना है।
ये लॉजिक उस वक्त बना कि आप सिविलियंस को आर्म नहीं करो, क्योंकि सिविलियंस के आर्म करने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो किसी तरीके से इस एसिमेट्री को न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। भारत सरकार ने यह बात मानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में आने के बाद विद इन 5 to 7 years सैकड़ों की संख्या में काउंटर इंसर्जेंट्स को मारा गया, सारी मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता से नई टेररिस्ट रिजीम्स ने कब्जा किया कश्मीर पे, जिसमें सबसे प्राइमरी जो सामने आ गई वो लश्कर तोयबा का कंट्रोल है। आप देखेंगे 96 तक अभी हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे डोमिनेंटली, और लश्कर तोयबा की एक्टिविटी शुरू हो गई थी, लेकिन 96 के बाद आप देखेंगे विद ईच ईयर टोटल वहां पे जो टेररिज्म है इसका कंट्रोल लश्कर तोयबा के हाथ में आ गया, और उसके साथ ही बाकी पान इस्लामिस्ट ग्रुप उनका भी एक वर्चस्व बढ़ने लगा। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आर्गुमेंट था कि आप सिविलियंस को आर्म नहीं करो। इस बात को मानने के बगैर कि सिविलियंस के कौन सेगमेंट्स डायरेक्ट टारगेट्स हैं टेररिज्म के, दोनों चीजों में उनको कामयाबी हुई। भारत सरकार ने कभी नहीं माना कि इस मिलिटेंसी का, इस टेररिज्म का डायरेक्ट टारगेट पॉपुलेशन के कौन से सेगमेंट्स हैं, इसमें उनकी कामयाबी मिली। और साथ में फिर से कहीं पे काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट खड़ा ना हो जाए, कहीं पे फिर से भारत सरकार इस एसिमेट्री को इंट्रोड्यूस ना करे, उसके लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक जो भी कहीं पे कोई स्ट्रक्चर था, एकेडमिक स्ट्रक्चर था, लॉबिंग स्ट्रक्चर था या सबवर्सिव स्ट्रक्चर था, उसको एक लक्ष्य दिया गया कि भैया किसी भी तरीके से ये एसिमेट्री को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। बाद में जब वायलेंस का स्पिल ओवर पूरे जम्मू में हुआ और जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से हिंदुओं का विस्थापन शुरू हुआ, तो उस वक्त एक परेशानी होगी। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त तक, इससे पहले कि वीडीसीज का जन्म हुआ, उससे पहले कहीं पे भी किसी सरकार के लेवल पे किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीरी हिंदुओं की वीडीसीज बनाई जाए। ये ऑप्शन कश्मीरी हिंदुओं को नहीं दी गई और कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये किया नहीं गया। उसका भी रीजन है, वो हम बात कर सकते हैं अगर आप ये प्रश्न आपको अच्छा लगे। जी बिल्कुल बताएं पहले कि ये वीडीसीज जो है जम्मू में इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके पहले कश्मीर में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुई? क्योंकि बिगिनिंग, जिहाद की बिगिनिंग थी कश्मीर में। जो हिंदू सोसाइटी थी इसका परसेंटेज बहुत कम था। जम्मू में पॉपुलेशन जो रेशो था उस वक्त ये 40-60 था, 60 हिंदूज, 60% हिंदूज, 40 जम्मू के प्रोविंस में बोलता हूं मैं जम्मू कश्मीर में टोटलिटी में 60-40 इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स था उस वक्त। लेकिन कश्मीर घाटी में 4 से 5% के करीब हिंदूज थे और वो भी स्कैटर्ड थे। और जब उन्होंने ये फैसला कर दिया कि भाई हमको हिंदू को निकालना है, उनके दो बेसिक लक्ष्य थे, दो टारगेट थे। एक उनका था कि सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, कश्मीर को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निरंतरता के साथ, इसके साथ जोड़ने वाली जो कड़ी है, इसको खत्म करना है। कश्मीरी पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जो सांस्कृतिक तौर पे और ऐतिहासिक तौर पे भारत की जनमानस के साथ, भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, उसको खत्म करना है। यह एक लक्ष्य था इसका। दूसरा, कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू का रहना, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं, हालांकि वो ये था कि भाई कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी को एज ए सेकुलर पॉलिटी बिहेव करना है। अगर एज ए सेकुलर पॉलिटी ये बिहेव नहीं कर पाई तो इंडियन सोसाइटी भी ब्रॉडर इंडिया में सेकुलरिज्म सक्सेसफुल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हमारा ये लक्ष्य है कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में एक सेकुलर बिहेवियर एक मापदंड बन जाए पॉलिटिक्स का, तो भारत के एक ऐसे हिस्से में जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम हुकूमत है, वहां पे भी सेकुलरिज्म एक मापदंड बनना चाहिए। तो कश्मीरी हिंदू का वहां पे रहना कंसिस्टेंटली इस बात पे क्वेश्चन मार्क ला रहा था कि मुस्लिम सोसाइटी का बिहेवियर सेकुलर नहीं है, मुस्लिम पॉलिटी का बिहेवियर सेकुलर नहीं है।
और ये बात भी जिहाद को अखरती की, इसको निकाल ही दो इसको। और तीसरा था कि उनको अफरंट लगता था, ये क्या कारण है, हमने इस्लाम कबूल किया, हमने कहा कि खुदा का नूर है, हमने कहा कि खुदा की किताब है, हमने कहा कि खुदा का रसूल है, और इन लोगों ने 700 साल इस्लाम को कबूल नहीं किया, ये इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं। दे आर वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट अस। इसलिए ये 3 कारण थे जिस कारणों के कारण जिनके कारण कश्मीरी हिंदू को फ्रंटल प्राइम टारगेट बनाया गया। भारत सरकार की लेवल पे इसका महत्व जो था, क्योंकि सेकुलरिज्म ने अंदर इतना अपने दीमक की तरह ये चाट गया था, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव्स और जेन्युइनली सेकुलर पर्सपेक्टिव, ये सारे इरोड हो गए। रेस्ट ऑफ इंडिया में टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो कहते हैं डेमोक्रेसी में टिरनी ऑफ मेजॉरिटी आ सकती है, इसको बचाना चाहिए, ये एक आर्गुमेंट लिया जाता था। लेकिन कश्मीर में टिरनी ऑफ मेजॉरिटी को इंपोज करना, ये सेकुलरिज्म का हिस्सा बन गया। तो कश्मीरी हिंदू को मारना, कश्मीरी हिंदू को निकालना, बेसिकली उस सारी पॉसिबिलिटी को, जिस पॉसिबिलिटी में एक मुस्लिम समाज को एक बराबरी के अधिकार पे, सहिष्णुता के आधार पे, या अगर मान लीजिए जेन्युइन सेकुलरिज्म के आधार पे बिहेव करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी कश्मीरी हिंदू क्रिएट करता था। इसको निकालना, और इसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको कोई शरण नहीं मिली। लोकल गवर्नमेंट्स ने जनरल थ्रेट, जिनोसाइडल थ्रेट टू हिंदूज उन्होंने कभी मानी नहीं, और उन्होंने कोई भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण होने नहीं दिया कि वीडीसी बने। भारत सरकार को लगा कि शायद ये कंटेन्ड रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर तक ही कंटेन्ड रहेगा, और कश्मीरी हिंदू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी परिस्थिति थी, जिहाद के लिए प्राइम टारगेट कश्मीरी हिंदू था, और स्टेट ऑफ इंडिया के लिए कश्मीरी हिंदू एक्सपेंडेबल था। वो अभी भी कंप्रोमाइज तलाश कर रहे थे मुस्लिम कम्युनल सोसाइटी के साथ। इसलिए उस परिस्थिति में अगर कश्मीरी हिंदू को वीडीसी देते, कश्मीरी हिंदू को आर्म्ड ऑप्शन देते, और जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज और दूसरे साइड से जिहाद, इस तर्क के सामने कोई बात नहीं खड़ी होती कि भाई हमको इनको बचाना है, हमको व्यवस्था ऐसी निर्माण करनी है, और उनकी आंतरिक व्यवस्था को भी ऐसे निर्माण करना है जिसके कारण उनको वहां से भागना नहीं पड़े। ये होने नहीं दिया गया, बहुत से कारण। लेकिन जब जिहाद का स्पिल ओवर हो गया, जम्मू में 40% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, और जम्मू प्रोविंस में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, वहां पे 25 से 40% पॉपुलेशन डिफरेंट एरियाज में हिंदुओं की थी। जब वहां पे इस जिनोसाइडल प्रक्रिया का निर्माण हुआ गया, तो भारत सरकार को भी उस वक्त डर लगा कि अब ये फैल जाएगा, किसी तरीके से इसको रोको, क्योंकि बाकी कोई व्यवस्था वो अभी चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि अगर इसको हमने रोक दिया तो हम स्पिल ओवर ऑफ दिस फेलियर, जो जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट किया गया था एक सेकुलर क्राउन इंडिया का, ये बात पूरे भारत में फैल जाएगी और इसका कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट रहेगा। इसलिए उस वक्त उन्होंने कहा कि भैया हम किसी तरीके से, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम वीडीसी को जम्मू में होने देंगे, क्योंकि इसका फॉल आउट फार रीचिंग रहता। कश्मीरी हिंदू जब वहां से निकला, उसके पास यह ऑप्शन नहीं थी, उसके लिए तो सिस्टमैटिकली उन्होंने इस ऑप्शन को बंद कर दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी भी जब भारत सरकार ने इनको वहां पे ले लिया, इनके लिए वीडीसी की ऑप्शन नहीं है, और ये शिकंजे की बात है। क्यों नहीं है? अभी आप 25 के करीब सिलेक्टिव किलिंग्स हो गए। अच्छा, अब इसलिए कश्मीरी हिंदू के पास ये ऑप्शन नहीं था। जिहाद के स्पिल ओवर को कंटेन करने के लिए उन्होंने ये वीडीसी बनाई, और वीडीसी में इनका एक इमीडिएट इंपैक्ट रहा, जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट या रिलीजियस क्लींजिंग का अभियान जो शुरू हो गया था, वो थम गया किसी हद तक, और ये प्रक्रिया सक्सेसफुल हो गई उस हिसाब से। लेकिन इसके साथ ही ये बात शुरू हो गई कि भाई, आर्ग्यूमेंट आया कि अगर सिविलियंस को आर्म करेंगे तो ये अल्टीमेटली सारी प्रोसेस एंटी मुस्लिम बन जाएगी। हमको ये होने नहीं दिया। आर्ग्यूमेंट लिया गया कि सिविलियंस को आर्म करना ये गलत बात है, और वो आर्ग्यूमेंट, उसका धरातल था वो ये था कि वो कहीं पे भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो सेपरेटिस्ट वायलेंस, मुस्लिम वायलेंस का टारगेट हिंदू था।
ना महबूबा मुफ्ती ने इसको माना, ना फारूक अब्दुल्ला ने इसको माना कि हिंदू प्राइम टारगेट्स है और हिंदू को बचाने के लिए हमको एक व्यवस्था का निर्माण करना है, उसकी फिजिकल डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो ये बात सामने आ गई, कहीं बार बार ये क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आया कि भाई आपने वीडीसीज रखी, तो ये सिलसिला चला। ये यूं ही थोड़ा बहुत वायलेंस के दो इवेंट्स के बीच में एक डिस्टेंस होती थी तो प्रेशर बढ़ता था, वीडीसीज को खत्म कर दो, वायलेंस खत्म हो गई। और यूं ही घटना घटती थी तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत सबसाइड होता था। लेकिन भारत सरकार की लेवल पे वीडीसी की सक्सेस को इंडियन स्टेट ने इंटरनलाइज नहीं किया। उनके लिए कॉन्सिस्टेंटली एक आइडियोलॉजिकल लायबिलिटी, क्योंकि इंडियन स्टेट की जो सोच है, जो विचारधारा है, ये भी नहीं मानती है कि हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस है, ये भी नहीं मानना चाहती है कि भैया एक जिहाद है। इसलिए ऐसे अगर जिहाद नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं है, फिर वीडीसी जो प्राइमरली हिंदू एरियाज में बनी, देखिए गुजर मुस्लिम्स को भी वीडीसी दी गई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही दी गई। लेकिन इस ऑप्शन को, इस एसिमेट्री को कि भाई जम्मू कश्मीर जो डेमोग्राफिक असॉल्ट, जो जिनोसाइडल डेमोग्राफिक असॉल्ट के जद में था, यहां पे जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो अपना बचाव खुद कर सके, इस ऑप्शन को सरकार सपोर्ट करे, इसके लिए टोटल पॉलिटिकल क्लास इसमें अल्टीमेटली एक साइड था, इंक्लूडिंग अभी रिसेंटली तक बीजेपी भी नहीं मानती है कि हिंदुओं पे असॉल्ट है। बीजेपी भी नहीं मानती है कि डेमोग्राफिक चेंज करना जिहाद का एक परम लक्ष्य है या टेररिस्ट का एक परम लक्ष्य है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंसेस बिल्ड की गई और एक रेजिस्टेंस ये भी कही गई कि भाई इनका एज फैक्टर, इनका अगर 60 साल के ऊपर हो उनको वो बंदूक नहीं चला। तो कोशिश की गई कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के तहत किसी तरीके से वीडीसीज की प्रेजेंस को खत्म किया जाए। राजौरी में यह आर्ग्यूमेंट चला था कि जो वीडीसीज थे और इतने साल से वो उनकी एज अब 60 के ऊपर हो गई थी, तो नॉर्मली सरकार को अगर 60 की एज उनके लिए इनकन्वीनियंट थी तो उनको यंगस्टर्स को लाते और उनको रिलीव करते और रिटायर करते। वो तो रिटायर हो गए, लेकिन नए लोगों को रिक्रूट नहीं किया गया, क्योंकि पीछे से एक प्रेशर था कि सिविलियंस को आर्म नहीं करना है अगेंस्ट टेररिज्म, खास तौर से हिंदू सिविलियंस को तैयार नहीं करना है अगेंस्ट जिनोसाइडल टेररिज्म अनलीश्ड बाय जिहाद। ये व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में। और अब जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ इंसिडेंट के इंपैक्ट में कर रहे हैं। हमने इस साइकिल को रिपीटेडली देखा है कि थोड़ा बहुत दो टेररिस्ट किसी एरिया में जहां पे वीडीसी हो और वहां पे टेररिज्म अगर कम हो गया, वायलेंस कम हो गई, तो ये प्रेशर बढ़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सिविल राइट एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट और फिर कांग्रेस के सेगमेंट्स और फिर बीजेपी को भी प्रेशर में लाके एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश की जाती है कि अब हालात ठीक हो गए हैं, इसलिए आप बीडीसी को खत्म करो। अब हालात ठीक हो गए हैं, इसलिए आप इस पिकेट को हटा दो, पुलिस पिकेट को हटा दो, आर्मी के पिकेट को ये कॉन्स्टेंटली ये इसके साथ है। अब सो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हम वीडीसी को फिर से आरंभ करेंगे, मे बी और संख्या में इनकी वृद्धि भी करें। मैं समझता हूं कि ये वही है जो साइकिल चल रहा है, क्योंकि सरकार ने इंटरनलाइज नहीं किया है कि जो डांगरी में हत्याएं हुई हैं वो हिंदुओं की हत्याएं थी। जो लोग मारने के लिए आए उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि उस एरिया में हिंदुओं को खाली करे। ये एक जिनोसाइडल किलिंग्स थी। भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वैल्यू न्यूट्रल वो वायलेंस को मानती है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल वो वायलेंस को मानती है। ये एक व्यवस्था है। तो अभी मैं बहुत आपको ये कहता कि नहीं, अच्छा किया, अब इस सरकार को समझ में आ गई। लेकिन चूंकि ये साइकिल्स रिपीट होते गए हैं पिछले 10-15 साल से, तो मैं सेम पैटर्न देख रहा हूं। और मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है कि ये डांगरी की वायलेंस, इससे पहले जो 25 के करीब हिंदुओं को कश्मीर में मारा गया, और भारत सरकार के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरह से इस वायलेंस को डिस्क्राइब किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक स्टेट जिसको कहिए आइडियोलॉजी है कि वायलेंस जो हिंदुओं के खिलाफ है, इस वायलेंस को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, इसलिए वायलेंस को सेकुलराइज किया जाए। हम स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है
वो कम्युनल वायलेंस को सेक्युलराइज करना है, सेक्युलर टेक्सचर देना है। कम्युनल वायलेंस को खत्म करना स्टेट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने के साथ-साथ आपको इसे शेयर भी करना है और ध्यान रहे कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लें और हमें सहयोग करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो लिंक्स हैं उसके द्वारा पत्रम पुष्पम सहयोग कर सकते हैं। जो बात बार-बार लाई जाती है, जो आपने कहा कि ये जो है कम्युनल वायलेंस को सेक्युलर रूप देने में सारी सरकारें व्यस्त हैं, चाहे वो गवर्नर रूल में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो। और इस समय वर्तमान जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ-साफ कहा कि साहब की जो है ये तो जो टेररिज्म जो है उससे रिलीजन का कोई लेना-देना नहीं है। और बार-बार इसके जस्टिफिकेशन में यह आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो मुस्लिम मरे हैं उनकी संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है। इसका इंटेलेक्चुअल काउंटर क्या है? देखिए, पहली बात यह है, इसमें पहले मुस्लिम जो किलिंग्स हुई हैं या मुस्लिम जो डेथ्स हुई हैं, ये टेररिस्ट की डेथ हुई हैं। टेररिस्ट ने जिन मुस्लिम्स को मारा किसी और कारण के, धर्म के कारण नहीं, जिनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस थी, कुछ लोगों को वो कहते हैं मुखबिर हैं, तो टेररिस्ट ने जो मारे मुसलमानों में वो उसकी संख्या है। तीसरी बात, जो ग्रुप राइवलरी में मारे गए, डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में जो राइवलरी, जैसे जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में राइवलरी थी, एक स्टेज पे जेकेएलएफ और इसके बीच में आपस में जो वायलेंस हुई, इसमें भी मुसलमान मरे। अच्छा, चौथा इसमें यह है कि भाई जब एनकाउंटर्स होते हैं उसमें जो कोलैटरल डैमेज में मरते हैं, जब सिविल सोसाइटी के बीच में से वायलेंस होती है, तो जब कभी उसमें जिसको आप कहते हैं कोलैटरल डैमेज, ये कहीं इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। ये ऐसा नहीं है जहां पे टेररिस्ट एनकाउंटर्स में कोलैटरल डैमेजेस होती हैं। तो कश्मीर घाटी में मुसलमान को, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए किसी ने नहीं मारा। हाँ, मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप्स ने, एक टेररिस्ट ग्रुप ने दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को मारा, ये समझ के कि वो सही इस्लाम को नहीं चला रहे हैं, तकफीरी, जिसको आप कहें तकफीरी वायलेंस में। तो जो भी मुसलमान, क्योंकि बेसिक सेपरेटिज्म तो मुसलमान का, मुस्लिम सेपरेटिज्म है, और कोई वहां पे कम्युनिटी करती नहीं है। तो और टेररिज्म भी मुस्लिम सोसाइटी के गर्भ में निकल रहा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। 60 to 70% जो आप देखेंगे, अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे पिछले 20 साल से, आप देखेंगे कि लोकल्स हैं। अभी भी जो हाल ही में जिन लोगों को पकड़ा गया या मारे गए, वो सारे लोकल्स हैं। तो सिविल सोसाइटी के बीच में से ये सेपरेटिस्ट टेररिस्ट वॉर चल रहा है, अगर आप इसको जिहाद कहने से कतराते हैं, एक जिहादी सेपरेटिज्म चल रहा है। जहां तक हिंदुओं के मारने की बात है कश्मीर घाटी में, तो उसको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू था, ना तो वो एनकाउंटर में मारा गया। उसके लिए उसने कहीं हथियार नहीं उठाए थे, अपना बंदूक नहीं उठाया था, ना तो भारत की राज्य सत्ता के खिलाफ, न ही कश्मीर में जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ। सिर्फ एक ही रीजन है जिसके कारण उसको मारा गया, क्योंकि वो हिंदू था। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात देखिए, 1991 में जो भी आप सिविलियन किलिंग्स देखेंगे, 75 से 80% किलिंग्स हिंदुओं की हो गई। जो सरकार के पास भी आंकड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में हिंदू मारे गए। एक छोटी सी पॉपुलेशन, 4% की पॉपुलेशन जो स्कैटर्ड है, जो एक जगह नहीं है पूरी कश्मीर घाटी में, उसके खिलाफ एक सिलेक्टिव किल 1 और स्केयर 10 वाली वायलेंस होती है। इसको आप प्रोपोर्शनेटली ले लीजिए कि अगर 1000 व्यक्ति मरता है या 500 व्यक्ति मरता है, प्रोपोर्शनेटली अगर इसकी पॉपुलेशन उतनी ही होती जितनी मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन, तो ये कितनी किलिंग्स होती। तो प्रोपोर्शनेटली और बाय इंप्लीकेशन जो वायलेंस अगेंस्ट हिंदू थी, ये एसेंशियली जीनोसाइडल थी। इससे पूरा समाज बिखर गया, खत्म हो गया, उखड़ गया। एक संस्कृति का विनाश करने की एक प्रक्रिया थी। जो दूसरी वायलेंस थी, वो वायलेंस है बाय प्रोडक्ट ऑफ ए वॉर, एन इंटरनल वॉर बिटवीन द स्टेट।
and the people who are waging it. इस बात से कोई मतलब नहीं कि कितने लोग ये लड़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों का साथ है। इस बात से हमको मतलब है कि ये लड़ाई या ये जो अंदर से एक किस्म का एक जिसको मैं कहता हूं एक जहादी युद्ध चल रहा है, ये पिछले 30-35 साल से चल रहा है और ये कश्मीरी मुस्लिम समाज के गर्भ से ये युद्ध बाहर आ रहा है। जो भारत सरकार ये कहने का प्रयत्न करती है सब कुछ पाकिस्तान से आया, वो सत्य नहीं है। आप देख लीजिए, कंसिस्टेंट रहा है पिछले 10 साल से। आप देख लीजिए आर्मी के भी और पुलिस के भी स्टैटिस्टिक है, ये हमेशा आप देखेंगे ये एवरी 15 दिन में या महीने में इनकी तरफ से वक्तव्य आता कि अभी 300 इतने टेररिस्ट हैं, अभी 295 टेररिस्ट हैं। ये कंसिस्टेंट है और हर दिन आप देखेंगे 1 या 2 टेररिस्ट मारे भी जाते हैं। जो ये कांस्टेंट फिगर है कि सरकार के पास ही कि कितने लोग एक्टिव टेररिस्ट है, वो फिगर कभी कम नहीं होता है। अभी हाल ही में लोकल पुलिस ने कहने का प्रयत्न किया था कि 100 ही हैं, लेकिन उसी दिन आर्मी का यह स्टेटमेंट आया था कि 300 से ज्यादा है और 160 के करीब लोग तैयार हैं लॉन्चिंग पैड से इधर आने के लिए। तो ये रेप्लेनिश इसकी जो भरपाई होती है, जो टेररिस्ट रोज के मारे जाते हैं, वो तो समाज से आता है। तभी तो इवन सरकारी आंकड़ों में भी आप देखेंगे नंबर ऑफ टेररिस्ट पिछले 10 साल से लगभग स्टैटिक है। इसलिए ये कहते हैं कि मुसलमान भी मरे हैं और हिंदू भी मरे हैं। ये बेसिकली टोटलिटी में सिचुएशन को खुद डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये भारत सरकार कर रही है। और दूसरी बात, भारत सरकार कंसिस्टेंट, ये भारत सरकार की, भारत के राज्य की 47 से एक स्ट्रेटजी रही है, प्राइम स्ट्रेटजी रही है, मुस्लिम कम्युनलिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करना एक थ्रेट इंडियन सेकुलरिज्म को। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम सोसाइटी की मिलिटराइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना एज ए थ्रेट टू द नेशन, और जिस सेकुलरिज्म की वो दुहाई देते हैं उस सेकुलरिज्म को भी। ये जो एक टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंगल होल्ड है, ये अंदर है। ये बात कही जाती है कंसिस्टेंटली, इसको मानना नहीं है। टेरर हैज नो रिलीजन, या जिहाद एक स्पिरिचुअल एक अपलिफ्टमेंट की ये है, एक एंडेवर है या एक तरीका है। ये इनर जिहाद या भारत राज्य का ये स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है। वो आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, क्या वो ऐसा क्यों सोचते हैं? बोलते हैं कि अगर हमने ये माना, हमसे जब बात करते हैं प्राइवेटली औपचारिक लेवल पे, हमको बोलते हैं कि अगर हमने ये माना तो फिर मुसलमान और एलिनेट हो जाएगा। अगर हमने माना उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, पहली बात, अगर इसी बात को मान ले कि ये कहने से मुसलमान एलिनेट हो जाएगा कि जिहाद है और मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी इसके साथ है। ये तो इंडाइटमेंट है। फिर हम इंडाइटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो खुद इंडाइटमेंट कर रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटी जिहाद के साथ इतना है कि अगर हमने कहा कि तुम ये कर रहे हो तो वो और नाराज हो जाएगी। अदरवाइज अगर मुस्लिम सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं, अगर मुस्लिम सोसाइटी के लोग हैं जो इसको लाइक नहीं करते हैं, वो इसको डिसलाइक क्यों करेंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे कि टेररिज्म गलत है? वो क्यों नहीं कहेंगे जो हिंदुओं के खिलाफ टेररिस्ट वायलेंस की ये गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है, उनके इस्लाम के खिलाफ है? तो ये नहीं कहना, ये एक मैं लास्ट टाइम आपसे बात करके मैंने कहा कि जिहाद, आई थिंक एक बार मैंने आपसे कहा था कि जिहाद एक रिलेंटलेस वॉर है, कंटिन्यूअस वॉर है। ये इंपोज एक विल करता है स्टेट एपरेटस पे। ये इंपोजिशन ऑफ विल है कि आप जिहाद को नकारो, और आपकी टोटल फैकल्टीज थिंकिंग उसी दिशा में काम करती है और काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो जिहाद को न मानना, कश्मीर के सेपरेटिज्म के कम्युनल नेचर को न मानना, कश्मीर के टेररिज्म के जिनोसाइडल नेचर को न मानना, ये इंडियन स्टेट की सोच है, ये स्ट्रेटेजिक सोच है। वो समझते हैं कि इससे स्ट्रेटेजिक फायदे हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि चूंकि उन्होंने इस बेसिक सोच को नहीं सुधारा, उसके कारण जिहाद का स्पिल ओवर हुआ, उसके कारण और किलिंग्स हो गई, उसके कारण जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ आना चाहे वो हिंदुस्तान के साथ आ नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों साइड से सेम सोच है।
अगर ऐसा कोई मुसलमान आना चाहेगा तो उसको भी तो काफिर करार कर दिया जाएगा ना फिर। काफिर कर, देखिए आपके सामने काउंटर, कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट आपके सामने है। कश्मीर में मैंने कहा 96 97 तक इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त, 2 साल 3 साल में इन्होंने, 4 साल में बहुत जबरदस्त काम किया था। इसको तो नकारा खुद ही भारत के राज्य ने। उन मुस्लिम्स को छोड़िए, उसमें हिंदू भी थे, लेकिन उन मुस्लिम्स को जिन्होंने फ्रंटल रोल इसमें किया, उनको मार्जिनलाइज कर दिया, बहुत से लोगों को मरवाया। लोकल लेवल पे, इंटरनल गवर्नमेंट के लेवल पे उनके बारे में फीडबैक जाते थे और उनको किस तरह से सिलेक्ट करके मारा जाता था। तो जो ये सोच है, ये समझना कि भाई हमने अगर जिहाद की बात की, अगर हमने जिनोसाइड की बात की, इससे मुसलमान एलिनेट हो जाएगा, ये सोच काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर छोटा सा वर्ग भी कोई मुसलमानों का जिहाद को इस तरीके के जिहाद के साथ उसकी सहमति नहीं है और वो नहीं चाहता है कि कश्मीर का मुसलमान हिंदुओं को मारे, आप उनको भी क्रिपल करते हो इस सोच से। आप सोसाइटी में इंट्रोस्पेक्शन की फैकल्टी जो बढ़े, उसको आप खुद ही खत्म करते हो। जब तक ना आप आम समाज को कहोगे कि जिहाद क्यों गलत है, कम्युनल वायलेंस क्यों गलत है, सेपरेटिज्म में क्या क्या चीज है जो दकियानूसी है, जो मानवता के खिलाफ है, अगर ये बात आप नहीं करेंगे तो आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ लाएंगे, इवन मुसलमानों को अपनी तरफ लाएंगे। यह भारत के राज्य का एक इसकी स्ट्रेटेजिक सामरिक जो दृष्टिकोण है, उसका एक परम एक बिंदु है। जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म को कम्युनल नहीं कहो, जम्मू कश्मीर में जिहाद को जिहाद नहीं कहो, जम्मू कश्मीर में जो जाति विध्वंस हिंदुओं का हो रहा है उसको नहीं मानो। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का इंटीग्रल कंपोनेंट है और वो समझते हैं जी। जैसा कि यहाँ के जो पूर्व आईबी ज्वाइंट डायरेक्टर और भारत के पूर्व रॉ चीफ एएस अब्दुल्ला, जिनका ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 20 से 30 वर्ष तक जो भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी है वो चलाई है, वो भी बैठ के और सेपरेटिस्ट को बिल्कुल एक तरह का क्लीन चिट देते हैं। और जो वर्तमान एनएसए हैं वो भी उन्हीं की टोन में कई बार बात करते दिखे हैं। अभी तो कई समय से चुप हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जो एएस दुल्लत है वो अजीत डोभाल के गुरु रहे हैं। जो अभी कतार के विषय में नुपुर शर्मा और कतार का जो विषय हुआ, उसमें तो सब लोग कहते हैं कि भाई इसमें प्रिडोमिनेंटली जो रोल है, हमको नहीं मालूम है कि अंदर गवर्नमेंट में पावर इक्वेशंस क्या है, कौन डिसीजन लेता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल कम से कम पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि इसके कारण जिस तरीके से उस सारी सिचुएशन को हैंडल किया गया और जिस तरीके से हैंडल किया गया, अगर ये डोभाल ने हैंडल किया तो दुल्हन तो बिल्कुल खुश होंगे, वो तो गदगद हुआ होंगे भाई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सरकार में डोभाल ने ऐसा काम किया, कमाल, मैं भी ऐसा काम नहीं कर पाया। वो तो ऐसा सोच रहा होगा, वो तो ईर्ष्या से भर गया होगा कि भाई कम से कम इससे पहले इस तरीके का सरेंडर नहीं हुआ। अब रही बात, आपने दुल्हत की बात की, दुल्हत ने खुद लिखा है, आप उनकी जो भी 2-3 पुस्तकें हैं उनमें से बार बार इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडमिशन किया। एक तो वो कहते हैं कि भैया मेरे को कश्मीर के सत्य के बारे में जब मैं रिटायर होगा उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा। वो कहते हैं, लिखित रूप से कहते हैं कि अब जो मुझे समझ आ गया, जब मैं नौकरी में था तब मुझे कश्मीर के बारे में कुछ नहीं मालूम, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इमेजिन कीजिए, ये एक रॉ का डायरेक्टर, आईबी का जो शीर्ष लेवल पे वो पहुंच गया था, वो कहता था जब वो फंक्शनरी था उसको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर जो चल रहा था, क्या ये वैक्यूम में चल रहा था? लेकिन सेपरेटिस्ट को तो आज भी क्लीन चिट दे रहे हैं। अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अब उनको समझ किन से आ गई, समझ कैसे आ गई कि उनने कश्मीरियों के साथ जो इंटरेक्शन की रिटायरमेंट के बाद, और पहले व्यक्ति जिनको वो धन्यवाद देते हैं वो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, जो हुर्रियत के लीडर थे, प्रेसिडेंट रहे हैं, ज्वाइंट हुर्रियत के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, पहला तो वो उसको बोलते हैं।
आप देख लीजिए, उन्होंने 8-10 नाम लिखे हैं। आप देख लीजिए, हमारी नेशनल पॉलिसी को चलाने वाले व्यक्ति अल्टीमेटली वो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, किन लोगों से मशवरा करते थे, या किन लोगों से वो इंप्रेस थे, ये दूसरी बात आपके सामने। लेकिन दुल्लत एक बात बार बार बोल रहे हैं अपनी पुस्तक, वो कहते हैं कि मेरे को जम्मू कश्मीर इसलिए लाया गया क्योंकि मेरे रिश्ते फारूक अब्दुल्ला के साथ अच्छे थे। ये लिख के वो बोल रहे हैं, कोई छुपा के नहीं बोल रहे हैं। क्या भारत सरकार आईबी को या रॉ को आउटसोर्स कर रही थी फारूक अब्दुल्ला को बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन थी कि वो फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीब है? हम समझते हैं कश्मीर के हिंदू जिनोसाइड के लिए माहौल बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोल प्ले किया। हम समझते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने, इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला ने, इंसाइट किया जिनोसाइड को। और हम समझते हैं कि वहां पे जो विघटन की प्रक्रिया चली, उस विघटन की प्रक्रिया को लीडरशिप रोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाया। और उस व्यक्ति के साथ भारत सरकार समझती थी कि फारूक अब्दुल्ला के साथ किसी ऐसे उच्च स्तर के ब्यूरोक्रेट को लगाना चाहिए कि कम से कम हमारे फारूक अब्दुल्ला के साथ रिश्ते ठीक रहे। ये कितनी हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है अगर दुल्लत ने जो कहा वो सत्य है। लेकिन वो कह रहा है, किसी ने उसको काउंटर नहीं किया। डोवल साहब को काउंटर करना चाहिए था उसको कि यह गलत सोच थी, भारत सरकार की ऐसी सोच नहीं थी। बहुत से ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं जो रिटायर हो गए, उनको कहना चाहिए था कि यह सोच नहीं है। किसी ने भी उसको कंटेस्ट नहीं किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जो कश्मीर में काम कर रहे थे, उनको कहना चाहिए था कि सोच ऐसी नहीं है। क्योंकि ये रॉ का डायरेक्टर बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री वाजपेयी का ये था, इसको क्या बोलते हैं, एडवाइजर था। और आईबी के भी शीर्षक, वो आईबी डायरेक्टर नहीं बना लेकिन एक स्टेप नीचे था, वो उसको आईबी से लेके रॉ में ले गए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये, जब मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, मुस्लिम कम्युनलिज्म को मुस्लिम कम्युनलिज्म नहीं मानना, इसकी दूसरी कॉरोलरी है जिसको नरिश किया दुल्लत जैसी अप्रोच ने। वो ये था कि भाई, एक तो इसको नहीं मानो, जिहाद को नहीं मानो, मुस्लिम कम्युनलिज्म को नहीं मानो, सेपरेटिज्म के कम्युनल नेचर को नहीं मानो, और दूसरा उन्होंने ऐड किया कि भैया ब्लेम अपने आप को करो। ये अगेन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं कर रहा है अकेले। ये स्टेट ऑफ इंडिया की सोच है कि हमको इन्वेंट करने हैं या हमको कंकॉक्ट करने हैं रीजंस। फिर कश्मीर में एलिनेशन क्यों है, सेपरेटिज्म क्यों है? तो पहली बात उन्होंने कही, जिसमें बट लीडिंग रोल ऐसे लोगों ने किया, भाई कश्मीर में जो अलगाववाद है, ये अलगाववाद रिग्ड इलेक्शंस के कारण आ गया। 87 में अगर रिग्ड इलेक्शंस नहीं होते तो मैं इसको 1 मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 96 के इलेक्शन को तो रिग्ड इलेक्शन बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उससे पहले कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर में जो रिग्ड नहीं था। आपको पता हो तो कृपया बता दीजिए। मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिफोर दे एक्चुअली वेर एश्योर्ड दे विल कम टू पावर, और उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने तर्क मवालात किया था। वो कहते थे इलेक्शन बाइकआउट करो, और वो कहते थे कि लोग हमारी बात सुनते हैं। और अगर कश्मीर में तर्क मवालात था, अगर कश्मीर में बाइकआउट था, फिर रिग्ड इलेक्शंस किसने किए? अब मैं अपनी बात बताऊंगा। जब हम श्रीनगर सिटी में ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजीम जो इलेक्शंस हुए, उसमें जब हम वोट डालने के लिए जाते थे तो हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर बोलते थे कि आपके वोटों को हमने डाल दिया, आप जाइए घर। मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूं आपको कि ये कौन बोल रहा है कि रिग्ड इलेक्शन है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है कि ये रिग्ड इलेक्शन थी? ये कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप बोलती है, और बाद में रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप भी बोलती है। तो लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? सोच बिगर, ये इंडियन स्टेट की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक हिस्सा है कि भाई अपने आप को ही ब्लेम करो, उससे सेपरेटिज्म ठीक होगा। तो पहली बात कहो कि
वहां पे इलेक्शन रिग्ड हुए। दूसरी बात कहो कि हमने कंसिस्टेंटली एक सीरीज ऑफ ब्रोकन प्रॉमिसेस किए कश्मीरी मुसलमान के साथ, हमने बार बार उसको धोखा दिया। ये दुलत साहब बार बार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। एक और ऐड कर दूं यही रिग्ड इलेक्शन की बात पे, कि जो सबसे पहला रिग्ड इलेक्शन हुआ था वो तो तब हुआ था जब भारत सरकार ने, नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को शेख अब्दुल्ला को आउटसोर्स कर रखा था, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर की, जिसमें 75 की 75 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, और उसमें से 73 जो थी वो अनअपोज्ड जीती थी। बिल्कुल ठीक ठीक बोला। और 73 अनअपोज्ड में से, और वो सारे रिग्ड इलेक्शन, जो एक्चुअल रिग्ड इलेक्शन था, वो एक आपने जो बात की ना, देखिए इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेसेस रही हैं, हर जगह कहीं ना कहीं ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ग्रो करती है जब डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस ग्रो करे, जब डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ग्रो करे। एक समय था वहां गुंडागर्दी के नाम पे भी कहीं कहीं पे इलेक्शन होते हैं, और बाकी जगहों पे भी ऐसी बात, यहां पे जी इन्होंने कब्जा ही कर दिया। लेकिन चूंकि सोसाइटी डेमोक्रेटिकली ग्रो करती है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होता है। चूंकि कश्मीर का की शुरुआत डेमोक्रेसी की, बाकी सारी अपोजिशन के व्यू को खत्म करके, ट्राउंस करके शुरू हुई, वो जिसकी आपने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो इलेक्शन हुए, सारे जो अपोजिशन के नॉमिनेशन फॉर्म्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए एक स्ट्रोक में। और जो कुछ लोग इलेक्शन में फिर भी जिसमें कश्मीरी पंडित भी था श्रीनगर से, उनको मार मार के उनको बोला कि तुमको मार देंगे, खत्म, आप विड्रॉ करो। दे हैड टू विड्रॉ, दे हैड टू रन अवे फ्रॉम द इलेक्शन। किसने किया लीड? इस सारी मूवमेंट को लीड किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसको भारत सरकार ने बोला कि ये जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक विल का ये एक मॉडल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो रिग्ड इलेक्शन हमने किए, और रिग्ड इलेक्शन हमने करके दिए उन लोगों को जो कंसिस्टेंटली सेपरेटिज्म को नरिश कर रहे थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरफ्रंट पे था। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, ये इसको सेकुलराइज करो, सेकुलराइज द कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म को सेकुलराइज करने के लिए क्या करना है? डेमोनाइज द हिंदूज। कश्मीरी हिंदू को डेमोनाइज करो, जम्मू के हिंदू को डेमोनाइज करो, और वो एक तरीका रहेगा कि इन पे कांस्टेंट प्रेशर भी रहे, लेकिन आप कहो कि जो कुछ भी कम्युनल हो रहा है ये बेसिकली सेकुलर मोटिवेशन के साथ हो रहा है। इस प्रक्रिया को नरिश किया है स्टेट ऑफ इंडिया ने अभी तक, तभी वो डिनाई करते हैं कश्मीरी हिंदू के जीनोसाइड को, तभी वो कहते हैं कि वहां पे बाकी लोग भी मरे, आप ही लोग थोड़े ही मरे। क्योंकि सेकुलर अकाउंटेबिलिटी को नहीं रखना कश्मीर में, इस बात को, इस प्रक्रिया को जिंदा स्टेट ऑफ इंडिया ने रखा है। तीसरी बात, जो इंडियन स्टेट की ही सोच थी, जो वो ये चली कि भाई आप टेररिज्म को इसकी विचारधारा से अलग प्रेजेंट करो, इसको वैल्यू न्यूट्रल बताओ, इसको आइडियोलॉजी न्यूट्रल बताओ। ये मैं संजय जी आपको बोल रहा हूं कि ये सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती तो हम समझ में सकते, ये सोच सिर्फ महबूबा मुफ्ती की होती तो समझ में आती बात, ये सोच कांग्रेस की होती तो समझ में आती बात। ये सोच स्ट्रेटेजिक सोच है, उनको लगता है इससे फायदा होता है। अगर हिंदू जीनोसाइड को हम छुपाएं या इसको फज करें या इसको डिनाई करें, इसमें निहित एक राष्ट्रीय हित है। जब एक स्टेट की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इस हद तक परवर्ट हो जाए, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक पॉलिसी का निर्माण होता है, जहां पे एक तो आप हर हफ्ते ये बयान दो कि पिछले हफ्ते इतने मरे, इस हफ्ते इतने मरे, और अगर इस हफ्ते कम मरे हैं तो आपको बोलो कि हालात ठीक हो गए। दूसरा स्टैटिस्टिकल अप्रोच आ जाता है। दूसरा इसी का ये आ जाता है कि आप खुद जिहाद के ग्रो करने को फैसिलिटेट करते हो। आप स्टेट के वेरविदाल को, स्टेट की प्रोटेक्शन को, स्टेट की इंसुलेशन को रखते हो एट द डिस्पोजल ऑफ द जिहादी वॉर मशीन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये जो राजौरी पुंछ में संजय जी हुआ, मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था, इस बार थोड़ा विस्तार से कहूंगा। 11 अक्टूबर 2021 को एक इनके पास इंफॉर्मेशन राजौरी पुंछ एरिया में आई, वहां पे मेंढर
और जिसको थाना मंडी एरिया में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है पहाड़ पे। तो वहां पे जब उनको कि भाई वहां पे कोई मोमेंट ऑफ टेररिस्ट है, तो कुछ आर्मी का एक ग्रुप अंदर गया और वहां से फायरिंग होगी, तो इमीडिएटली 2 लोग आर्मी के मारे गए। ये शायद 11 अक्टूबर को, मुझे याद है, शायद 2021 को ये शुरू हो गया। ये इसकी न्यूज पहले आई, बाद में पूरे 1 महीने लगभग आई थिंक 9 के करीब आर्मी के लोग मारे गए और सिविलियंस भी मारे गए। 1 महीने वो उस फॉरेस्ट को क्लियर नहीं कर सके। और ये कोई मैं कॉन्फिडेंशियल बात नहीं रख, उस पीरियड के आप लोकल पेपर्स को ले लीजिए, हर दिन ये डिक्लेयर होता था कि अब अगले 2 दिन में ये एनकाउंटर ठीक खत्म हो जाएगा। और बाद में जब उन्होंने कहा कि वहां पे अब आर्मी का सीज लिफ्ट कर दिया गया, तो आपने किसी को पकड़ा? क्या कुछ लोग आए थे वो भाग गए थे? अंदर क्या चल रहा था? क्या हमारी ही टेरिटरी पे 1 महीने दुश्मन का कब्जा था और आप इसको देश से छुपा रहे थे, या इसके डायमेंशंस को सामने नहीं आने दे रहे थे? यह घटना 2021 में हुई। 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे लोकल पेपर्स में ही रेगुलर किलिंग्स हुई है राजौरी पुंछ में। आर्मी की किलिंग्स हुई है, सिविलियंस की किलिंग्स हुई है। आर्मी के कैंटोनमेंट जो वहां पे हैं, जो आर्मी की फॉर्मेशन है, उनके गेटों के बाहर किलिंग्स हुई है। इस एरिया में राजौरी पुंछ में वहां भी इन्फ्लुएंस जबरदस्त बढ़ा है, और उसके बारे में भी लोकल पेपर्स में बहुत आया है। और इसी एरिया में नार्को टेररिज्म भी बढ़ा है। कोई भी चीज घटी नहीं है वहां पे, लेकिन वही एक सोच है कि इसको अंडरमाइन करके, डिलेजिटिमाइज करके, छुपा के कहो 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 कहो। टूरिस्ट अराइवल तो बढ़ गए हैं ना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात, ये मैंने आपसे ये बात, आपने टूरिस्ट की बात छेड़ी है, मुझे लगता है मेरी जिम्मेवारी है। हालांकि मैंने बहुत समय से अपने आप को रोका ये कहने। देखिए, जो ये डांगरी की किलिंग हो गई, हमने लास्ट टाइम जब आपने और मैंने बात की, तो हमने उसमें बात की थी कि ग्रुप किलिंग शुरू होंगी। आप अगर जो हमने जयपुर में ही जो आपका और मेरा साक्षात्कार भी बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, उसमें मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि ग्रुप किलिंग्स हो सकती हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स ही नहीं रहेंगी। देखिए, मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है कि जो भारत सरकार ये समझती है कि टूरिस्ट स्पेक्ट्रम को बढ़ा के, या टूरिस्ट जिसको आप कहेंगे इंटरेक्शन को बढ़ा के, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार, पाकिस्तान के भारत का प्रेशर पाकिस्तान पे काम कर रहा है, और भारत सरकार को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कहीं पे भी उन्होंने, पाकिस्तान ने या टेररिस्ट ने एस्केलेट सिचुएशन की, तो हम इसका प्रतिघात कर सकते हैं और पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर उनको ये कॉन्फिडेंस है, और इस कॉन्फिडेंस के आधार पे वो बोलते हैं कि अब टूरिज्म को जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनको ये लगता है कि टूरिज्म आने के कारण जो पैसा आएगा कश्मीर में, अरे एक डिस्टर्ब हो गया। आ रहा है? हाँ, वापस आ। तो ये जो मैं टूरिज्म की बात कर रहा था, अगर उनको लगता है कि वो परिस्थिति अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट का जो वायलेंस है टोटल इस रीजन में, टेररिस्ट वायलेंस पे, उसके कंट्रोल उसके कम हो गए हैं, उसके बीच में एक डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस जनरेट हो गई हैं, ये एक बात है। और उसमें बहुत बड़े वर्ग हैं जो पान इस्लामिक जहाद या तकफीरी जहाद को चलाते हैं, या उनके बाकी भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसलिए इस वक्त की जो वायलेंस हो रही है इस सारे रीजन में, ये पाकिस्तानी स्टेट के कंट्रोल वाली वायलेंस सारी नहीं हो रही है, पाकिस्तानी स्टेट के विरुद्ध भी हो रही है। तो अगर कहीं पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेवल पे उनको लगता है कि यार, उनको लग रहा था कि हम पाकिस्तान को बोलें तुम एस्केलेट नहीं करो, तो हम कश्मीर में टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में टूरिज्म इन चीजों को चला सकते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच पे रिव्यू कीजिए, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में बढ़ी है, उसके कारण जो बाकी जहादी ग्रुप्स हैं, अलकायदा हैं, IS हैं, लश्कर-ए-तोयबा हैं,
इनकी सोच में क्या परिवर्तन आया है या आ सकता है, उसको ध्यान में रख लीजिए। मुझे लगता है कि तकफीरी जिहाद या जो पान इस्लामिस्ट वायलेंस, ये कहीं पे भी स्टेबल बिजनेस रिलेशंस को बनने देना नहीं चाहती है बिटवीन द लोकल रिजीम्स, लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन एंड द जो वहां का गवर्निंग अपरेटस है। अगर भारत सरकार को लगता है कि भाई पैसा आ रहा है, लोग खड़ा हो जाएंगे और लोग फिर टेररिज्म का प्रतिकार करेंगे, ठीक बात है, वो खड़ा होंगे कि नहीं होंगे वो आपके सामने है। 30 साल ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रमाइज को मानेंगे भी तो आप अपनी पॉपुलेशन सेगमेंट को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हो, क्योंकि आजकल की परिस्थिति में डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस करने के लिए बहुत से टेररिस्ट ग्रुप वो ललायत हैं, नहीं कर पाए। मुझे नहीं मालूम है क्या कारण है। मैं ये भी कह सकता हूं, हो सकता है आपकी सिक्योरिटी की नजर ज्यादा है, तो मैं उसको भी कोई डिस्क्रेडिट नहीं दूंगा। लेकिन खतरा है सॉफ्ट टारगेट्स को, और सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट टूरिस्ट है। एक सॉफ्ट टारगेट वहां पे कश्मीर में रह रहा हिंदू था, उसको सिलेक्टिव किलिंग करके उसका एक बहुत बड़ा वर्ग बाहर आ गया है। एक और जिसको आप कहें रिलीजियस क्लींजिंग वहां से हो गई, वो अभी यहीं पे है, वो वापस नहीं गई हैं, उनके परिवार यहीं पे हैं। लेकिन खतरा है आगे आने वाले समय में कि जिस टूरिज्म को आप कर रहे हो प्रोजेक्ट की, ये बहुत जबरदस्त हमारी विक्ट्री है, इसको टारगेट किया जा सकता है। सिनेमा हॉल खुल गया है। ठीक है, आप देख लीजिए आपके सामने जिस दिन इन्होंने ये कहा कि भाई हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं जम्मू में टेररिस्ट फ्री हो गया, आपने देख लीजिए, दे हैव देयर ओन वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। मैं उनको कोई इनविंसिबल नहीं मानता हूं, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। देखिए, जब तक पॉसिबिलिटी है, एक इनवर्स रेशो होता है। अगर टेररिज्म कमजोर होता है तो जितना जितना टेररिज्म कमजोर होता है, सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी उतनी उतनी बढ़ती है। जितने जितने टेररिस्ट कम होते हैं, उतनी उतनी पॉसिबिलिटी की जो कम टेररिस्ट हैं वो एक बड़ा एक्ट करेंगे अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, वो बढ़ जाती है। लेकिन जब एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, एक मोमेंट का, एक इस्लामिक मोमेंट का, उसमें एक डिसइंटीग्रेशन आ गई, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, और जिसमें तकफीरी एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, तब सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ती है। इसलिए वो उनकी मर्जी है वो कब कहां पे टारगेट करें, लेकिन उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, पिछले 6 महीने से वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कि भाई जब हमको जरूरत होगी वायलेंस हम कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं को, ये नॉर्मलिटी नहीं है एक बंदे को मारना है, और सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, एक ग्रुप को मारना है। अब देख लीजिए जो ये राजौरी में हो गया, राजौरी में ग्रुप किलिंग हो गई, एक बहुत बड़ी मैसेज हिंदुओं को गई, एक बहुत बड़ी मैसेज मुसलमानों को गई, एक बहुत बड़ी मैसेज स्टेट अपरेटस को गई। अल्टीमेटली टेररिज्म का एक मेजर पोर्शन साइकोलॉजिकल होता है ना, ये कहां पे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये खतरा बढ़ रहा है, कमजोर कम नहीं हो रहा है। भारत सरकार इसका संज्ञान ले, ठीक है, नहीं ले, भगवान करे कि ऐसा नहीं हो, और अगर इनको लगता है कि इनकी कॉन्फिडेंस है, भगवान करे उस मतलब इनकी सक्षमता इतनी बढ़े कि ये नहीं हो सके। लेकिन खतरा है अगर हम इसको विचार के स्तर पे इसको करें, इसको एनालाइज करें, मुझे लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है। तीसरा मैं आपको इसी के साथ बोलना चाहता था कि जब मैंने कहा कि ये खुद सेकुलराइज करना, खुद सेल्फ ब्लेम की प्रक्रिया को खुद रीजंस कंकॉक्ट करते हैं, पूरा सेपरेटिस्ट स्पेक्ट्रम हुर्रियत से लेके उमर अब्दुल्ला तक बार बार ये कह चुका है कि हमारी लड़ाई कोई बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, नौकरी के लिए नहीं है। और भारत सरकार कंसिस्टेंटली यहां से कहती आई है कि यहां की लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना, डेवलपमेंट में इम्बैलेंस हो गया ना, ये उसके कारण हो गया। तो ये जो ये 2-3 बातें हैं, ये these are the structures of thinking of the state of India, strategic thinking of state of India. इसमें हिंदू एक्सपेंडेबल है, इसमें
कोई भी ऐसी बात जिससे मुस्लिम समाज में एक चर्निंग हो जाए, वहां पे एक इंट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी बढ़े, वो इसमें नहीं है, इस सोच का हिस्सा नहीं है। आप बोलेंगे वो क्या होता है? देखिए, भारत सरकार को मालूम है कि कश्मीर घाटी में पिछले 5-7 साल से जितनी भी साइकेट्रिक स्टडीज हुई हैं, वहां के हॉस्पिटल्स में, वहां पे खासतौर से ड्रग एडिक्शन को लेके जनरल लोग कहते हैं कि जनरल लेवल पे एक्सपर्ट्स का मानना है, रिपोर्ट्स आई हैं कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्रग एडिक्ट इन कश्मीर, लार्ज परसेंटेज इन राजौरी पुंछ ऐसे बेल्ट्स में। और ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज वीमेन की है, जो नॉर्मली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में कि वीमेन ड्रग्स ले लें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब मान लीजिए ये बात है कि भाई समाज में टेररिज्म के कारण ये नशा फैल गया है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, वहां की स्टडीज हैं कि ड्रग एडिक्ट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स ऑफ ऑल टाइप्स, इसका नंबर कश्मीर में है। ये कभी बात हुई है? समाज को ये निरीक्षण करने के लिए, या समाज को ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए, बाध्य करने के लिए, जब तक आप समाज के सामने ये इंफॉर्मेशन नहीं रखोगे, आप किस तरह से उनको इसमें से वीन अवे कर सकते हो? लेकिन चूंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, डोंट ब्लेम मुस्लिम्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, डोंट क्रिटिसाइज मुस्लिम्स। तो ये बात, हिंदू इज एक्सपेंडेबल, जम्मू इज एक्सपेंडेबल, जो इलेक्शन करा के वापस अब्दुल्ला मुफ्ती के हाथों में दे दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी कभी इस बात को मतलब एनालाइज करता हूं फ्रॉम अ कश्मीरी हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई भारत सरकार ने 2 ऑफिशियल डिटेल्ड एक्सरसाइजेस की। एक एक्सरसाइज उन्होंने की जब मनमोहन सिंह ने वर्किंग ग्रुप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाया। हमीद अंसारी, जो हमारे बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके हेड थे। वो पढ़ने वाली बात है, मैं आपको भेज दूंगा वो रिपोर्ट, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। उसमें 90% ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर फॉर मुस्लिम्स। और उसमें भी ओवरवेलमिंगली जो थ्रस्ट है कि भाई आप जो टेररिस्ट मारे गए हैं, या जो टेररिस्ट, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं उनको विन करने के लिए। कश्मीरी हिंदू के साथ कुछ हुआ, कोई वायलेंस हुई, उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूरी है, ये नहीं। कश्मीरी हिंदू के लिए नौकरी भी कहा गया था, इनको वहां पे आके नौकरी दीजिए, उनके डेस्टिनेशन को। वो इसलिए नहीं था कि उनको नौकरी देनी है, वो इसलिए देना था कि भाई कश्मीरी समाज को सेकुलर बनाना है, इसको सेकुलर इसकी करने की। देखो जी, यहाँ पे तो हिंदू भी रहते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ग्रुप जिसमें हमीद अंसारी थे, इसमें आप देख लीजिए कोई भी टेररिज्म को लेके, टेररिस्ट विक्टिम्स को लेके, हम लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं टेररिज्म को फाइट करने के लिए या टेररिज्म को खत्म करने के लिए, कोई ऐसा मेजर नहीं। टेररिस्ट स्पेसिफिक मेजर्स हैं, टेररिस्ट अपीजिंग मेजर्स हैं। ये एक मेजर एक्टिविटी हुई ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजीम। उसके बाद कांग्रेस रिजीम में ही दूसरी हुई जब इंटरलॉक्यूटर्स को उन्होंने बनाया, जिसमें पडगांवकर, राधा कुमार और इसको क्या बोलते हैं, अंसारी, जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं कुछ देर, इन तीनों को रखा। आप उसकी भी रिकमेंडेशन मिली, पढ़ी है। हिंदुओं की किसी भी प्रॉब्लम के किसी भी डायमेंशन को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सिर्फ ये कहा है कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वापस ले लीजिए, और कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी और कश्मीरी हिंदू इंडिया के बीच में ये ब्रिज बन सकते हैं, और ये काम कश्मीरी हिंदू की औरत बेटर कर सकती है। इम्प्लिसिट क्या है इस सजेशन में? और बाद में जब भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट पैकेज किया, होस्टेज बना दीजिए इनको, यही है। हाँ, पहली एम्प्लॉयमेंट पैकेज क्या थी कि भाई नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन पेंशनेबल, फिर अंडरटेकिंग लिख के देना है कि जो ही आप वहां से आए तो आपकी नौकरी जा सकती है। इंडिया के किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पे भी ये अंडरटेकिंग लिख के नहीं दी। खासतौर से जिनोसाइड विक्टिम फैमिलीज को आप ऐसी अंडरटेकिंग लिख के दे दोगे। ये अंडरटेकिंग लिख के देना मतलब यह है कि भैया तेरे को हम तनख्वाह देंगे या जो भी तेरे को वहां पे मिलता है तभी देंगे जब तुम एक मुस्लिम मुआशरे में या एक मुस्लिम डोमेन में, इस्लामिस्ट डोमेन में रहने के लिए आप तैयार हो। कुछ भी हो जाए तुम वहीं पे रहना।
और जब पहला लिस्ट निकला उसमें 700 के करीब लेडीज थी, और उन लेडीज में भी संजय जी तो अनमैरिड थी, ये सोच। और उसके बाद बीजेपी का, उसमें तो कश्मीरी हिंदू समाज को कश्मीरी पॉलिटी में एब्जॉर्ब होना है, ये लक्ष्य लिखा है। और क्या कश्मीरी पॉलिटी क्या है? इस्लामिक पॉलिटी। अच्छा, मैं जब इस सारी डेवलपमेंट्स को देखता हूं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार हमको बार बार बोल रही है, तुम समझौता क्यों नहीं कर रहे हो मुसलमान के साथ, तुम हमारे लिए परेशानी क्यों कर रहे हो? जो ये लड़के वहां से आए हैं, जो भाग के आए हैं वहां से एम्प्लॉइज, उनको भी यही मैसेज दी जाती है कि भैया कुछ नहीं है, तुम कंप्रोमाइज कर दो उनके साथ। तुम क्यों बोलते हो कि ये वायलेंस, ये मुसलमान ने मेरे खिलाफ वायलेंस, तुम क्यों बोलते हो कि ये जीनोसाइडल वायलेंस है, तुम क्यों बोलते हो कि जिहाद है? ऐसा नहीं बोलो। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सजेशन भारत सरकार की तरफ से आती है, बार बार आती है। और जब अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ आप ही नहीं मारेंगे, बाकी भी मारेंगे, हमारे लिए मैसेज ये है, हमारे लिए मैसेज ये है कि भाई तुम्हारे द कंपोनेंट ऑफ वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट यू, ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तुम इस पे ज्यादा सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करो। जब मैं संजय जी ये बात बोलता हूं कि ये जो निहित होती है एक मैसेज गवर्नमेंट की पॉलिसी में, पिछले 2 दशक से ये बार बार पॉलिसी कश्मीरी हिंदू विस्थापित के साथ, और यही पॉलिसी है, लगभग यही मैसेजिंग हो जाती है जब जम्मू के भी जिन एरियाज में हिंदू बहुत कम संख्या में है, वहां पे उनके साथ कोई घातक हमला होता है। तो हम एक स्टेट को एक फ्रेंड के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम स्टेट को एक एबेटर के रूप में देख रहे हैं, जो इस त्रासदी को बढ़ा रहा है, इसको पोषित कर रहा है। कोई भी कारण हो सकता है। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब आपका अपना ही राज्य आपको तिरस्कार करे, तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि भाई इनका क्या होता है, जो उनको कहते हैं कि एक से ऐसा भी होता है कि वो पावरलेसनेस की फीलिंग होती है, और ये पावरलेसनेस की फीलिंग होती है, या एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द एनिमी, जब ये होता है इस सिचुएशन में कन्वर्शंस भी होते हैं। कश्मीर घाटी से भी ऐसे हमको कुछ उदाहरण हैं, लेकिन अभी तक हिंदुओं ने इस सारी प्रक्रिया को रेजिस्ट किया गया। लेकिन मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं, हम अपने तरीके से ये बात समझ के कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसीज की इंप्लीकेशंस मैं आपको बता रहा हूं। इंप्लीकेशंस ये है कि वो हमको बोल रही है कि समझौता करो उनके साथ, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करो। जब जम्मू की पॉपुलेशन को लगभग 10% एक फज सेंसस के थ्रू होने दिया, मैसेज क्या थी कि हमको प्रॉब्लम हो रही है कि आप बोल रहे हैं कि हम 40% है, हमको 40% रिप्रेजेंटेशन दे दो। हम नहीं दे सकते आपको 40% रिप्रेजेंटेशन, इसलिए हम आपकी पॉपुलेशन को ही कम करेंगे, क्योंकि ये सेंसस के तहत हुआ, भारत सरकार के तत्वाधान में हुआ। क्या हिंदू को डिफाइन करने के लिए, हिंदू को इंफीरियराइज करने के लिए, उसको डिमीन करने के लिए एक कैंपेन चल रहा है? अगर मतलब वो डेलिब्रेट नहीं है, बाय इंप्लीकेशन उसकी यही है कि हिंदू को किसी तरह से सुकड़ा दो ताकि वो शब्द करे। जी, तो अब इसी पॉइंट पर हम इसको समराइज करेंगे और ये कहेंगे कि जो वीडीसी के जो संदेश है और जो वीडीसी को इन्होंने डिसमेंटल किया था और अब उसको कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा नैरेटिव है उसे बिना समझे हुए, जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसको बिना पूरी तरह से वर्कआउट किए हुए एक नी जर्क रिएक्शंस की तरह हो रहा है, उचित नहीं है। हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय चंगू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।